अस्सलाम वालेकुम। जी 2 दिन के लंबे इंतज़ार के बाद आ चुकी है आपकी राइटर असमरवा मिर्ज़ा बहुत ही एक्साइटिंग एपिसोड के साथ। एपिसोड 42 तो बहुत ही मज़े की है, बहुत ही प्यारी है, बहुत ही कूल सी एपिसोड है। ठीक है, तो जल्दी से एपिसोड की तरफ चलते हैं बिना वक्त ज़ाया किए और बिना आपके सब्र का मज़ीद इम्तिहान लिए। तो लेट्स स्टार्ट। प्रिंसिपल मैम आपसे कोई मिलने आया है। कुछ ज़रूरी फाइल्स की वर्कगर्दानी करती मारिया चुगताई ऑफिस रूम के दरवाजे पर होती दस्तक पर मतवज्जो हुई, जहाँ पेन खड़ा हफीफ सी खुशी में मुब्तला बोला, कौन आया है? थोड़ी हैरत व फिक्र इकट्ठी मिलाकर पूछा गया, लेकिन उनके साथ ही दिखाई देते जहांगीर को देखकर इस माँ की आंखें लबालब नमी से न सिर्फ भरी, बल्कि वो सदमे की कैफियत से दो चार सिसक पड़ती अपनी नशिस्त से उठ खड़ी हुई। पियोन जज्बाती सा मुस्कुराए, दोनों को सुशी से भरपूर लम्हा लगाए, अकेला छोड़े दरवाजे से ही पलट गया और इससे पहले मारिया साहिबा की अपने बच्चे की याद में तरसी आंखें आंसुओं के गलबे से डूब जाती, वो पास आए और बिना एक लफ्ज़ कहे मारिया को अपने गले लगाकर बेंच गए। तो कर्ब के मारे दिल को आसूदगी पहुंचने लगी, जाने किस किस दुख पर वो रोई कि नहीफ सा जिस्म लर्ज़ाए बरंदाम हो गया। आंखें तो जहांगीर की भी तर हुई, जिनके लिए 2 साल अपने अपनों से दूर रहना जिगर पाश था। मेरा बच्चा, माँ की जान, तुम कहाँ चले गए थे? मेरा सबसे प्यारा बच्चा। उनको अलग करते माथा गाल चूमने के बाद इन तरसी आंखों ने होंठों का साथ दिए हुक्लाने की कोशिश की। लंबी कहानी है अम्मा जान, मत रोएं, क्या मैं आ गया हूँ, अब आप बिल्कुल अकेली नहीं हैं। हमीद भाई की मौत का बहुत अफसोस हुआ। माफ़ कर दें कि गम की इस घड़ी आपके पास नहीं था। यकीनन मेरी अन्नू और आकिब ने आपको संभाल लिया होगा। वो अपनी माँ के सब दुखों से वाकिफ़ थे। शोहर खोया, फिर बेटी की नागहानी मौत सही। एक बेटे ने दूसरे बेटे की ज़िंदगी उजाड़ी, दिल उजाड़ा, वो माँ सह गई। एक बेटा हद से मेहरबान और दूसरा हद से सफ़ाक, लेकिन जहांगीर उनकी तरह साबिर था। फिर जहांगीर यानी गम गुसार बेटे का खो जाना। औलाद मर जाए तो माएँ सब्र कर जाती हैं, लेकिन खो जाए तो हर सांस के साथ माँ भी मरती है। और अब हमीद जैसा भी था, उनकी कोख से जन्म लिया बच्चा था, और एक माँ के लिए औलाद जैसी भी हो, औलाद ही रहती है। कई आंसू बहाने के बाद वो उनको दाएं जानिब ऑफिस कॉर्नर पर रखे, नए दमकते फर्नीचर की जानिब लाए और काउच पर बिठाए, खुद भी उनका जुड़ियों वाला मुकद्दस हाथ चूमते वो रूबरू बैठे। वो उनका खूबसूरत बेटा था, पर अब वो भी बूढ़ा हो गया था। वो मुस्कुराकर उसका हाथ चूमे देखती रहीं, फिर रो दी। मैंने अपनी ज़िंदगी में हर रिश्ते को अहमियत देने की पूरी कोशिश की अम्मा जान, लेकिन मुझसे नहीं हो सका। देखें, यार के सबब मैं फिर अपनी माँ को दुख दे बैठा। माफ़ कर दें, पर इसे इस बेरी मुल्क में अकेला नहीं छोड़ सकता था। आप जानती हैं जिमल मेरे लिए सिर्फ दोस्त नहीं, वो मेरी परछाई है, स्याह ही सही पर ज़रूरी। वो बोले, पर आवाज़ में अब भी दुख घुला था। वो रोते रोते मुस्कुराई। अंदाज़ा था मुझे, जल्लाद की वजह से तुम वापस मिले हो मुझे। उसने अपना वादा पूरा कर दिया। इसी ने कहा था कि तुम जिंदा हो। ये बात सुने जहांगीर ठटके, वो खुद भी अपनी ज़मानत को लेकर हैरान थे। कौन है ये जल्लाद अम्मा जान? क्या इसी ने मेरी ज़मानत करवाई? आप कैसे जानती हैं उसे? जहांगीर को परेशानी ने घेरा, जिस पर मारिया साहिबा ने उनको तो सारी तफसील बताई, जो जहांगीर के चेहरे का रंग उड़ा गई। इसने ये भी कहा था आकिब और रिजाल को भी गलत रास्तों से रोक लूँ, लेकिन मैं क्या करूँ पुत्र, रिजाल तो किसी के कहे सुने में नहीं रहा, और आकिब आकिब का नाम लेते ही वो जब रोई तो जहांगीर का दिल बैठा। क्या हुआ आकिब को? वो तड़प से गए। अनीब और उसका निकाह तो हो गया, लेकिन इन दो में जंग छिड़ चुकी है। मेरी अन्नू इस जिद्दी के सबब घर से चली गई। दोनों की वजह से बहुत परेशान हूँ। इस बार तो जहांगीर की आंखें सुर्ख पड़ी, पकड़ कर माँ को वापस सीने लगाया। मैं आ गया हूँ, अपनी वो जिम्मेदारियां भी निभाऊंगा जिनमें गफलत बरत दी। आप बिल्कुल परेशान ना हो। अन्नू कहाँ है बताएं, मैं इससे मिलना चाहता हूँ। बेटी के लिए उनकी मोहब्बत तो तड़प किसी से माफ़ी थोड़ा थी। अपने चैनल ऑफिस में वो उनके बताने पर माँ का माथा चूमते उठे तो मारिया साहिबा ने आज से उनका मजबूत हाथ पकड़े रोका, तो जहांगीर के दिल को धक्का लगा। इसका नहीं पूछा। माँ का दिल तड़प उठा। जहांगीर को हंसी सी आई, जिसे उन्होंने जब्त से सीने में वापस उंडेला। ऐसा हक आप और हमीद भाई मुझसे बरसों पहले छीन चुके हैं। मैं सिर्फ आपको और अन्नू को जानता हूँ। वो बेरहम बनकर माँ को तड़पा गए। वो आज से उनको तकती उठी। तब हमीद ने खुदकुशी की धमकी दी थी, अगर मैंने तेरी समन तुझसे लेकर से ना दी तो वो हराम मौत मरकर मुझे ताउम्र की तकलीफ़ में झोंक देगा। मैं फिर क्या करती कि समन को भी इस बदबख्त की वक्ती चकाचौंध सीर कर गई। समन को सजा तो शादी की पहली रात ही मिल गई थी तुझे धोखा देने की। वो पहले ही दिन से इस पर तुझसे लेकर शक करता रहा। समन ने ये सब कभी किसी को ना बताया। वो अंदर ही अंदर घुट गई। फिर जैसी औलाद मिली, सब तेरे सामने है। अब इसे तेरी ज़रूरत है। रिजाल को भी था कि हम मिलकर इसे एक आखिरी कोशिश करके बचा सकें, वरना वो भी हमीद की तरह मर जाएगा।
पुरानी बातें थी जिन पर जहांगीर मिट्टी डाल चुके थे, पर अब भी आंखों में रेत उतर आई। समन मेरे निकाह में थी, आपने इसे बहुत करीब से छीना था मुझसे। मेरी गलती सिर्फ ये थी कि निकाह के बावजूद मैंने समन को एक नज़र भर कर ना देखा, सिर्फ इस वजह से कि मैं पूरे हक मिलने का मुंतज़िर था। मैं अधूरे रिश्तों का कायल इंसान ना था, और इसे लगा मुझ में तो जज्बात और एहसासात ही नहीं है। इसे चाहिए थी बहकी और तरसी निगाहें जो हमीद भाई में नजर आईं। अच्छा किया इसने मुझे छोड़कर लाला की हो गई, इसकी हसरत भी पूरी हुई और आप भी सुरखरू हो गई। एक बेटे को जिंदा मारकर दूसरे की जान बचा ली। वो तलही से मुंह मोड़ गए। मारिया साहिबा का कलेजा फट सा गया। फिर यही नहीं, आपने इस लड़की से मुझे शादी पर मजबूर किया जो मेरे लिए हमेशा बहन और दोस्त जैसी थी। सारी ज़िंदगी हम एक दूसरे से नज़रें चुराते रहे। अनीब से पहले तक तो हम दो के बीच का जायज़ रिश्ता भी शर्मिंदा करता था, पर वो आई तो कुछ तसल्ली होने लगी। लेकिन जब मुझे नाजों की आदत हुई वो दुनिया ही छोड़ गई। अब मेरे दिल में जो मोहब्बत बची है वो सिर्फ मेरी अन्नू के लिए है, और जो इज़्ज़त और एहतराम है वो आपके लिए। बस मैं रात को मिलूँगा आपसे, अभी मुझे मेरी बेटी के पास जाना है। गम और दुख से भरा हुआ जहांगीर का सीना इसी सबब हल्का हो गया। माँ उसकी हर बात सह गई। वो इजाज़त लिए चले गए, जबकि मारिया की आंखों में गम का जहां मौजूद था। अनीब के लिए ऑफिस में एडजस्ट करना नॉर्मल था। वो हमेशा से स्ट्रगलिंग गर्ल थी, तो इसे जिस्मानी आराम और सुकून या कंफर्ट से ज़्यादा अपना वक़ार अजीज़ था। अपने कहे का पास रखती थी वो रिलैक्सिंग रूम में। वो फजर के बाद ही रिकॉर्डिंग करके सोई थी, मगर उसकी नींद टूटी तो सरहाने की जाने बैठे बाबा को देखकर, जो उसके खुले बालों में उंगलियां चिल्लाते जाने कब से बैठे उसके जागने के मुंतज़िर थे। वो पहले तो यकीन ही ना कर पाई, लेकिन जब हवास बेदार हुए तो डर कर उठ बैठी। नींद से भरी आंखों में पानी उतरने लगा। बाबा, वो हाथ बढ़ाकर उनका गाल छुए सिसकी तो जहांगीर ने वही मुलायम हाथ पकड़ा और उसकी हथेली चूमी। बाबा की जान, से अपने गले लगाते जहांगीर उसके रो पड़ने पर खुद भी आप दीदा हो गए। और वो जो खुद आजकल तकलीफ से भरी थी, ये प्यारी आगोश मिलने की देर थी कि हर गम उसकी आहोजारी में चलाया। कहाँ चले गए थे अपनी अन्नू को छोड़कर? मैं अकेली पड़ गई थी। मैंने सोचा पता नहीं आपको दोबारा देखूंगी भी या नहीं। बाबा, मैंने बहुत मिस की आपको। वो रो रो कर आधी होती, ज़रा संभली तो रूबरू होते ही बच्चों की तरह सिसक पड़ी। मैंने भी बहुत मिस किया अपने बहादुर बच्चे को, लेकिन मैं जिमल को अकेला नहीं छोड़ सकता था। मुझे उसके साथ जेल जाना पड़ा, राब्ता नहीं कर सका, मुमकिन ना हो सका। लेकिन ऐसा कोई लम्हा नहीं गुजरा जब मैंने अपनी अन्नू को याद ना किया हो। मेरी तो जान बसती है मेरे बच्चे में। बस अब बिल्कुल नहीं रोना। मेरी बेटी रोने के लिए नहीं, रुलाने के लिए बनी है। वो उसको अपने सीने लगाते थपक कर बोले तो वो इस बार रूठी, फौरी अलग हुई। आप भी अच्छे दोस्त निकले यानी। शिकवा तो था पर मासूमियत इंतहा की थी। तभी तो वो जाजिब मुस्कुरा उठे। अच्छा दोस्त ही तो था कि तुम मेरी और नाजो की ज़िंदगी में आई। ज़िंदगी में दो ही तो दोस्त मिले मुझे, और इस पर बेहद फ़ख्र है। एक मेरे बिना नहीं रह सकती थी और दूसरे के बिना मैं नहीं रह सकता था। जो दोस्ती निभाना सीख ले, इसे मोहब्बत की ना ज़रूरत रहती है ना तलब। वो बाबा की फ़लसफ़ाना और दूसरे मानों में मोहब्बत से किनारा कशी वाली बातों पर आज भी मुंह बसोड़ गई। मम्मी की लास्ट विश जानते हैं ना क्या थी? कभी आपको समन वापस मिली तो आप मुंह मोड़ने के बजाय बाहें फैलाकर इसे कबूल करेंगे, और मम्मी ये जिम्मेदारी मुझ पर डाल कर गई थी। और आपको पता है ना, अनीब जहांगीर कुछ भी हो सकती है, गैर जिम्मेदार नहीं। शी नीड्स यू बाबा जान। आपको छोड़कर उन्होंने जो कीमत चुकाई है आपके रोंगटे खड़े कर देगी। वो इस मौजू को छेड़ना भी ना चाहते थे, तभी बैठे बैठे रुख बदल कर मुँह मोड़ गए। आकिब की सुनाओ, क्या मसला चल रहा है? बाबा के बात बदलने पर वो उनके हिसार में सिमट कर बैठे, सीने से जा लगी। और ये अनीब की बेबसी की आखिरी हद थी। मैंने कहा था आपके उसने कहा था आपके आने तक निकाह रहेगा, फिर वो मुझे छोड़ देगा। अनीब की ये बताते आवाज़ दर्द से रंध गई। जहांगीर ने अपने सीने लगी अनीब का चेहरा अपनी सिमत मोड़ा तो सुन आंखों में आंसुओं की झिलमिल तकते आसूदगी से उसकी जबीन चूमते सब समझ गए। ऐसा मेरे जीते जी नहीं होगा, वो तुम्हारा ही रहेगा। वक्त हो या बेरहम हालात, किसी को ये इजाज़त नहीं दूंगा कि जो मेरे साथ हुआ वो मेरी अन्नू के साथ करे। अब चलो उठो, इतने वक्त बाद तुम्हारा मेहमान बना हूँ। मज़ेदार सा नाश्ता करवाओ। शाबाश, अच्छी मेहमान नवाज नहीं रही मेरी बेटी। उसका मुट्ठियों में दबा दिल फ़ौरन बहाल करते शरारत से मुस्कुराए तो वो भी बहल जाती, मुस्कुरा उठी। बहुत अच्छी मेहमान नवाज ना सही, मैं अच्छी बेटी ज़रूर हूँ। वैसे जेल में रहकर भी आप इतने ही डैशिंग हैं। जिमिल अंकल के साथ रह रहकर आपसे भी विलन्स वाली वाइब्स आने लगी हैं। बट यू लुक कूल विद दिस टॉक्सिक एटीट्यूड। वो आज भी बहुत सोबर थे।
اوپر سے ان کی لکس بھی ڈینجرس، جبکہ تکلیف انسان کو اندر سے گلا دیتی ہے، پھر بھی کبھی کبھی ایسا حسین بنا دیتی ہے کہ دیکھنے والی آنکھ دنگ رہ جائے۔ دھیان رکھنا، میں صرف زہریلا نظر نہیں آ رہا، ہو بھی چکا ہوں۔ کوئی الٹی ڈیمانڈ کی تو دو لگا بھی دوں گا۔ اس بار انیب کھل کر ہنسی، اپنے معصوم نرم دل بابا کو جب دو لگاتے امیجن کیا تو اس کی ہنسی نکل آئی، جبکہ اس سے پہلے وہ لاڈلی کا کان ہی دبوچتے موصوفہ فوراً دم دبا کر بھاگ نکلی۔ بے رحم عورت! وہ مسکراہٹ دو پل بعد ہی غائب ہو کر غصہ بن گئی، اور یہ غصہ سمن کے لیے تھا، جو جہانگیر کو جب بھی یاد آتی وہ سر تا پیر جل جاتے۔ 8 کے بجائے تقریباً 9:30 بج چکے تھے، مگر دوران ماہر شاہ پر ایسا سکون حاوی تھا کہ اٹھنے کا من ہی نہ چاہا۔ لیکن داریہ کی ضرور بس ہو گئی۔ ایک تو رات بھی ڈنگ سے اس نے کچھ کھایا نہیں تھا، اوپر سے جو انرجی تھی وہ ماہر شاہ ساری کھا چکا تھا، اور اب تو بھوک کے سبب اس کی آنکھوں میں خواہ پانی آئے جا رہا تھا۔ پہلے وہ بہت کمفرٹیبل ہو کر بیڈ گراؤنڈ سے لگے تکیوں سے کمر لگائے پرسکون بیٹھے انداز میں لیٹی تھی، اور ماہر شاہ کا سر اب تک اس کی گود میں تھا، لیکن پیٹ میں بڑھتی بھوک کے سبب اس کی اچانک لگ جاتی آنکھ کھل گئی تو ٹائم دیکھ کر دل دہل اٹھا۔ کتنے ظالم ہو تم ماہر شاہ، کب سے سو رہا ہے؟ یہ نہیں کہ میری حالت کا احساس کر لے۔ سب مرد اتنے بے درد کیوں ہوتے ہیں یار؟ میرے بڈی کو چھوڑ کر وہ تو کسی اور ہی دنیا کے ہیں۔ باقی لالا بھی سنگ دل ہو گئے، اس کی کمی تھی، یہ بھی ہو گیا۔ اب تک داریہ نے اس کے گھنے سر کے بالوں میں انگلیاں پھیرنی جاری رکھتے اس کے پرسکون حال پر نگاہیں پھیرتے سوچا تو دل ہاں بھرنے لگا۔ وہ اتنے سکون میں تھا کہ داریہ کو اپنی تکلیف دھند کی طرح غائب ہوتی محسوس ہونے لگی۔ یہ کسی دوسرے انسان پر منحصر کرنے کا بہت بڑا سائن تھا، اور داریہ کو تکلیف بھی تبھی ہوئی۔ اب تو اسٹمک بھی دکھنے لگ گیا ہے، لیکن اتنی سنگ دلی کہاں سے لاؤں کہ اس کا سکون حرام کر دوں؟ اسے دیکھ کر لگتا ہے نہ جانے کتنی مدت بعد نیند میں اترا ہے۔ مار ڈالو کہ تم مجھے ماہر، اپنی ان معصوم اداؤں سے، بلکہ قاتلانہ۔ کوئی انسان اتنا پیور کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ لگاوٹ نہ دل لگی، سیدھا عشق۔ میں جس طرح اسے توڑنا چاہتی تھی ہو ویسا ہی بکھرا ہے۔ دل رونے پر بھی آمادہ تھا، پر اپنے اندر سر اٹھاتے اس نئے جذبے کو رد بھی نہ کر پائی جو کل ماہر سے جڑ کر انگ انگ میں نمودار تھا۔ محبت کے بعد دوسرا احساس سکون پہنچانے کا تھا، جس میں داریہ سے بڑا ماہر شاید ہی کوئی ہوتا۔ پھر یکدم ہی سے گزری رات یاد آئی تو داریہ کا پورا وجود یکدم سرد پڑنے لگا۔ اس شخص کی سانسوں کی باس اپنے اندر محسوس ہوئی۔ اس کے پاس اپنا تو کچھ نہ رہا تھا، وہ ماہر شاہ میں رنگ چکی تھی۔ نہیں داریہ، مت سوچو۔ آنکھیں سختی سے میچ کر اس گزری رات کے سحر کو سر سے جھٹکا تو وہ خفیف سی حرکت پر ہی بیدار ہوا۔ آنکھیں کھولتے ہی جو منظر تھا وہ داریہ تھی۔ ایسے منظر پر اس کی دوسری سانس قربان تھی۔ داریہ! وہ اس کے ملائمت سے پکارنے پر آنکھیں کھولے درد میں لپٹ کر اسے دیکھنے لگی، جو دل و جان سے اس کے دیکھنے کا ہی منتظر تھا۔ آریو کے ہاتھ بڑھا کر اس کی تر گال چھوئی تو وہ ہوش میں آئی، اسے خبر ہی نہ ہوئی کب پیٹ کے درد نے آنکھوں کے پانی کا روپ بدل لیا۔ پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی درد میں لپٹ کر بولی تو وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا، ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھے ہلکا سا دبایا۔ بتا نہیں سکتی تھی وہ اسے گورا، بیڈ سے بھی فوری بوکھلا کر اترا۔ خود نہیں جان سکتے تھے وہ بھی پیٹ پکڑ کر گھر آئی، جبکہ وہ سر جھٹکتا کمرے سے نکلا۔ داریہ نے گہرے گہرے سانس بھرتے درد کو برداشت کیا۔ ٹھیک 10 منٹ بعد وہ ناشتے کی فریش سی ٹرے سجوا کر لائے، کمرے میں لایا، اور جب داریہ کے سامنے رکھی تو وہ حیرت سے خود پر جھکے ماہر کو دیکھنے لگی۔ سب کھانا ہے، وہ بول کر تو عام سے انداز میں گیا تھا، پر کچھ تھا اس کے لہجے میں جس پر داریہ کو ٹوٹ کر پیار آیا۔ وہ چینج کرنے گیا، جبکہ داریہ نے جلدی سے بریک فاسٹ سے سجی رنگ برنگی ٹرے دیکھتے ہی ناشتہ شروع کیا۔ بریڈ کے ساتھ آملیٹ بھی تھا اور پراٹھا بھی، ٹماٹر کھیرے اور چند فروٹ سے بنا سیلیڈ تھا۔ اس کے علاوہ ایک گلاس جوس، ایک گرما گرم چائے، جبکہ بوائل ایگ کے ساتھ ایک عدد ایپل بھی موجود تھا، اور میش پوٹیٹو کی بلیک پیپر اور سالٹ والی یمی گریوی جو داریہ کی فیوریٹ تھی۔ ناشتہ وہ 10 منٹ میں فنش کیے، ٹرے اٹھا کر اٹھی اور اسے ٹیبل پر رکھے، مسکرا کر ڈریسنگ کے سامنے آ رکی۔ یہ چاہتا ہے میں اسے سزا دینا بھول ہی جاؤں، پر نہیں ماہر شاہ، سزا تو تمہیں ہر دن دوں گی۔ اپنے آپ کا جائزہ لینے کے بیچ وہ بڑبڑائی، لیکن جب داریہ نے خود پر غور کیا تو اسے آئینے کے قریب جانا پڑا۔ اس کی خوبصورت گردن کی دائیں طرف کان سے ذرا نیچے سرخ مہر آویزاں تھی۔ داریہ کے چہرے کا رنگ اڑا، وہ یہ نشان دیکھ کر پھر سے رات میں الجھی، لیکن لاحول پڑھ کر خود کو واپس گھسیٹا اور بالوں کو گردن کے اطراف یوں بکھیرا کہ وہ نشان ماہر تک کی نظر میں نہ آ سکے۔ کبرڈ کی طرف بڑھے، کوئی فارمل سا جوڑا تلاشنے لگی تو سمپل سا 2 پیس ڈریس چنا، جس میں کیپری پینٹ کے ساتھ شارٹ والیوم فراک تھی اور بہت خوبصورت لیمن کلر تھا۔ نکال کر باہر میٹرز پر رکھے وہ واپس پلٹی، تبھی بلیک سلم فٹ پینٹ کے ہمراہ ڈارک مڈی پام کلر جرسی اسٹف
टाइट में शर्ट पहने बालों में हाथ फेरते माहिर को रूम में आता देखते हुए वो अपनी जगह जम ही तो गई। दोनों की नज़र मिली। वो यूं ही देखता उसके करीब आया तो दारिया ने फ़ौरन से अपनी नज़रों का ज़ाविया फेरा। आगे से अगर रात के 2 बजे भी तुम्हें भूख लगी तो कहने से हिचकिचाना मत। मेरे लिए भूखा रहने की ज़रूरत नहीं। रेडी हो जाओ फिर चलते हैं नीचे। माया बता रही थी कि हम ही ना रहे हैं। नाश्ता लेट करेंगे सब, तुम भी थोड़ा गेंद खा लेना कंपनी को। फिर उसके पास से गुजरता ड्रेसिंग के सामने रुक कर अपना सरसरी जायज़ा लिए, बालों को ब्रश किए, परफ्यूम का एक स्प्रे करता हुआ पलटा तो दारिया को इसी जगह जमा पाए ठटका। ओह! कहीं डर तो नहीं लग रहा बेबी को कि दादी से पिट ना जाओ इस ज़न्मरीदी पर। मैं तो नीचे जाकर पहला ऐलान यही करूँगी कि माहिर शाह ने मुझे नाश्ता बेड पर ला कर दिया था। वो शायद भूल गया था कि उसकी सज़ाएँ अरूज पर हैं। वो तंज़न याद दिलाती दरअसल खुद को माहिर शाह से बचा रही थी, जो इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रहा था, सराहने और प्यार के लायक। नज़र लगी पड़ी पहले ही हमारे रिश्ते को। तुम क्या चाहती हो, रही से ही कसर भी निकल जाए। वो जो उसके शहर से गुरेज भरते दूर खड़ी थी, माहिर के कमर कसकर करीब सरकाने पर बौखलाई। उसकी खुशबू में बदहवास होकर रह गई। जी चाहा उसकी इशारत के करीब जाकर उसको महसूस करे, पर वो खुद पर जबर कर गई। हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिसे नज़र लगेगी। हटो, मुझे चेंज करना है। उसके चेहरे से परी होती आंखें चुराते नफ़ी कर गई, लेकिन दारान ने उसके चेहरे का बदलता हर रंग उदास सी नज़रों से देखा। दारिया, वो उसकी जान निकाल लेता था यूं पुकार कर। वो भी तो तड़प उठी और फ़ौरन से माहिर की आंखों में देखने लगी। वो इस कदर खूबसूरत था कि दारिया को इस लम्हा अपनी महरूमी सीने में गड़ी लगी कि वो इसे छू नहीं सकती। वो बेरहम जो बनी थी इस वक्त। सर दर्द कैसा है तुम्हारा? वो उसको सब बुला देना चाहती थी, तभी बात ही बदल दी। वो दर्द दिल में मुंतकिल हो गया है। मैं तुम्हारी सज़ा के बारे में तशवीश ज़दा हूँ। क्या बहुत सख्त होगी? न जाने क्यों पर दारिया को लगा उसका सांस थमने लगा है। वो उसकी कमरे की अंग अंग में गुली खुशबू से पहले ही परेशान थी और अब तो वो सीने के आसपास खड़ा था, इसे घेरे हुए था। हाँ, जाहिर है सख्त दिल लड़की की सज़ा भी वैसी ही होगी। वो आंखें चुरा गई क्योंकि पलकें भीग रही थी, पर आवाज़ को भरपूर मजबूत रखा। मैं नहीं मानता। वो उसकी गाल से नाक रब करता आंखें मूंद गया, जबकि दारिया का ज़ब्त आजमाने के बावजूद वो इसे झटकना नहीं चाहती थी। यूं ही उसको पास महसूस करके गहरी गहरी सांस भरना चाहती थी। मैं मानने पर मजबूर करूँगी, देखना। वो सफाकियत से जता गई। दारान ने हाथ उसकी दूसरी गाल से जोड़ते उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता दारिया, सुनो, देखो मेरी तरफ। वो इसे कमज़ोर कर रहा था। वो उसकी तरफ देख लेती तो किसी और तरफ देखने के लायक ना रहती। तुम्हें देखना नहीं, देखना मुझे तुम्हारी तरफ। वो आवाज़ को टूटने से बचाती उसके सीने में छुप गई, क्योंकि इसे देखना जान को सूली पर चढ़ाने से मुश्किल लगा उसे। तुम मुझे देखने से इनकार करोगी तो मैं किसी और मंजर को देखने के काबिल नहीं रहूँगा। जाने क्या था दारान के सादा से लहजे में कि वो सीने से दूर होती इसे फिर से देखने लगी। कितना मुश्किल था इसे देखना और ये खुद को समझाना कि वो इसे तड़पाने वाली है। ऐसी बातें आशिक करते हैं। वो फिर से मजबूत हुई, तंज कर गई। मैं क्या हूँ तो? इस बार दारान ने उसकी गर्दन की दाईं तरफ हाथ रखकर पकड़ते चेहरों को 1 इंच के फासले पर रखे सुलग कर वो सुनहरी आंखें चचोली। तुम एक बेरहम इंसान। दारिया को कोई खौफ़े खुदा न रहा। वो सारे सितम खुद डाकर इल्ज़ाम दारान पर डाले बरी और ज़िम्मा हो गई। फ्लोरेंस, डरो इस लम्हे से जब मैं वाकई बेरहम बन गया। हफीफ सा गुस्सा दिखाते दारान ने इन मगरूर अदाओं का प्रचार करती दारिया को लताड़ा। अच्छा नहीं लग रहा ये नाम मुझे। बिना कोई असर लिए वो पहले वाले उकताए लहजे में दारान की चाह फ़ौरन रद्द कर गई। तुम्हारी चॉइस नहीं पूछी। वो इसके रुखसार से गर्दन तक जाती बारीक नीली रगें तक रहा था, जो दारिया के लहू छलकाते चेहरे पर उभर करी कलक ही सरूर तारी कर रही थी। मुझे तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। दारान की नज़रों का मरकज़ हौले हौले उसकी पहले से सिमटी सांसों तक पहुँचने से पहले ही वो तेज़ी से बोलकर रुख बदल गई। ये तो मुझे कल अच्छे से बता दिया है तुमने। उसकी कान की लो उंगली की पोर से छुई। दारान ने अपनी उंगली उसकी गर्दन की ऊपरी रग पर दबाते हुए फेर कर लकीर की तरह ऊपर को लाते उसके गाल को अंगूठे की पोर से दबाव दिया। दारिया को उसके ये भटकते हाथ और उनकी पोरें डिस्टर्ब कर रही थी। वो सजा थी बस माहिर शाह। वो अजीब बेबस हुई, ना इसे पास से जाने का दिल चाहा, ना उसके पल पल बढ़ते इकदामात रोकने की सकत बची। हाँ थी, पर साथ तुमने खुद को भी बराबर दी। इस बार वो मजबूत आवाज़ खारी हुई। इनफ इज़ इनफ माहिर। अपने आप को संभालते हुए वो जहरहुंद लहजे में तब गराई जब माहिर के अंगूठे की पौड़ ने उसके निचले होंठ को छुआ। मसला है दारिया, तुम्हें देखने और महसूस करने का हक नहीं है क्या मुझे? दारान ने ज़रा फासले पर चेहरा ले जाते उसकी जब्त से लाल होती आंखों को देखते परेशानी और गुस्से से सवाल किया।
تمہاری یہ حرکتیں برداشت نہیں ہو رہی، تمہیں نہیں پتہ لڑکیوں کے دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے اس طرح، اور ان کے سامنے قاتل بھی ہو ان کا تو بخش دیتی ہیں۔ نرماہٹوں کی ملکہ نرم ہاتھ میں اس کا بے قابو ہاتھ چکر کر کے عہد کرتی، چہرے کے قریب آتی، بے اختیار پڑتی، غرائی کی سانس پھول کر رہ گیا، رقص کرتا فسو چھناکے سے ٹوٹا۔ بخش دیا تم نے مجھے۔ اسی ہاتھ سے داریہ کے ملائم مہکدار بالوں کو مٹھی میں بھر کر انگلیوں سے گزارتے آس بری سرگوشی کی۔ وہ اس کے بالوں سے اضافی انس رکھتا تھا، یہ داریہ کو کل اچھے سے پتہ چل چکا تھا۔ تم قاتل نہیں ہو میرے، ضرورت سے زیادہ باری لہجے میں بولتے ہی ان چشمان کے راز دیکھنے سے وہ محروم کیا گیا، کیونکہ داریہ کی گھنی پلکیں یہ کہتے ہی ان کا پردہ بن گئی، پھر کیا ہوں۔ وہ اس کا منہ جبڑے سے دبوچ تھا، پکڑ میں بے حد نرمی رکھتے اسے اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کیے، فسو خیز لہجے میں بولا تو اس کی آنچ داریہ کے وجود کو لپیٹ میں لے گئی، وہ جو اب سے پہلے داریہ کا کوئی نہیں بنا، نہ کبھی بنے گا۔ وہ ادھوری باتیں کرنے میں ماہر تھی اور دارانے سے پوری کرنے کا ہر طرح سے طلبگار۔ کیا میں تمہیں چھو سکتا ہوں؟ وہ اپنے ضبط کو ٹوٹتا محسوس کیے اس کے ہونٹوں کے قریب سے رکھ کر بڑبڑایا، نہیں، انویٹیشن کا ویٹ کرو۔ وہ اس کے سینے پر غصے سے بڑک کر دباؤ ڈالے، چٹک کر غرائی، مگر یہ مزاحمت داران کی پیش رفت اور وارفتگی کے آگے ریت ثابت ہوئی رات کی بنسبت۔ اس بار وہ اپنا حق وصولنے میں ضدی اور جنونی لگا، داریہ کو اس کی قربت سے خوف دلانے کی حد تک ظالم کہ وہ تھرا اٹھی۔ تمہارا لمس میرے ارد گرد پھیلی خوشبوؤں کو پاگل کر سکتا ہے، میں اذیت ذاتی انہیں چھوڑ کر تمہارے لمس کے لیے پاگل ہونے لگوں گی۔ اسی کیفیت کو وہ بنا پرکھے بھی جنتی کہہ سکتی تھی۔ ایسا سکون اب سے پہلے داریہ کے لیے اس دنیا میں موجود نہیں تھا۔ وہ ماہر شاہ کے ہونٹوں کی قوت لامسا کی طوالت و رغبت کو نہ سہتی، اپنے لمس پذیر ہوتے چلے جانے کی بے بسی اور تکلیف پر اس کا نام پکارتے اسے پرے دھکیل کر سسکی۔ تو داران نے اس کا ہاتھ پکڑ کر خمار و تکلیف میں ڈوب کر بوجھل ہوتی آنکھوں سے تکتے دور جانے سے لمحہ بھر روکا۔ اس شخص کی آنکھوں کے جذبات داریہ کا ساز سینے میں فنا کر گئے۔ تمہاری ہر سزا پر ماہر شاہ قربان۔ اس بار اسے بنا چھوئے بھی روح تک چھو گیا، کیونکہ داران اس کے لیے پورا ہی مرئی اور لمس پذیر بن چکا تھا۔ وہ حونک پنے میں مبتلا داران کو اپنے حواسوں سے اتر کر پر اعتمادی سے جا کر میٹرس پر بیٹھ کر فون پکڑتا دیکھے، غصے سے واپس پلٹی تو نظر آئینے پر دکھائی دیتے عکس پر گئی۔ مار ڈالو گے تم مجھے؟ وہیں سے جب نظر اس مغرور بن جاتے داران پر گئی تو اس کی سانسیں اب تک گلے میں ڈلتی محسوس کیے داریہ کو شدید رونا آیا، تبھی فوراً سے اپنا جوڑا اٹھائے واش روم بند ہو گئی، اور یہ فرار داران کی زیرک نگاہوں سے مخفی نہ تھا۔ اندر آئی، کپڑے اندر رکھے، جبکہ جسم سے ہمت نکل چکی تھی، وہ سنک تک آئی اور ہاتھ اس کے کناروں پر رکھے جھکی۔ یہ کیسی سزا دی میں نے اسے، وہ کیوں نہ قربان ہوتا؟ اف داریہ اف، یہ کیا کر دیا تم نے؟ کل کا ہر لمحہ ذہن کے گوشے میں ابھر کر سرور و مدہوشی کے سنگ تکلیف بھی ڈھا گیا۔ داریہ نے اپنے خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیری اور آئینے میں خود پر کے اسمردہ نکھار ڈالے، چینجنگ روم میں گھس گئی۔ جاری ہے، کیسی لگی کیس؟ چلیں گیس کریں کیا سزا ہوگی؟ جہانگیر کی انٹری کیسی لگی آپ کو؟ بیسٹ سین و ڈائلاگ کون سا لگا ضرور بتائیں۔ باقی اگلی قسط میں باقی تمام قبل کے سینز دوں گی انشاءاللہ، کہ یقیناً مس کر رہے ہوں گے، اور آخر پہ سب چینل لازمی سبسکرائب کریں، ورنہ بنا چینل سبسکرائب آپ کو قسط نہیں ملے گی اگلی۔ تو ملتے ہیں 43 ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اچھے ریویوز دینا مت بھولیے گا۔